तो ये कहानी है पुर्तगालियों के खिलाफ दादरा एंड नगर हवेली के 72 गांव के परगने को आजाद कराने की, जिसकी आजादी में भारत सरकार का, फौज का, पुलिस का, किसी का कोई रोल नहीं था। 23 लोगों ने 375 सैनिकों को मारकर भगाया लिटरली। अगर आप पुर्तगालियों के राज करने के स्टाइल को देखते हैं तो उनके सामने अंग्रेज आपको फरिश्ते लगते हैं। अच्छा, इतना क्रूरता, इतनी बर्बरता उनके अंदर थी। लेकिन उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से करते हो तो पैसे देंगे, हथियार उठाओगे तो हमने नहीं देना। तो ये लोग लता मंगेशकर जी के घर गए, तो हमने पूरी बात उनको बताई कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं। तब हमने देखा उनकी आंख से ऐसे आंसू बह रहे थे। तो लता जी ने कहा, आप पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान छेड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो चाहे मदद करने को तैयार हूँ। जो दादरा नगर हवेली में लड़े थे, इनको तो फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना गया कि ये लड़के गए थे टोटली बिना किसी पर्सनल फायदे के, बिना किसी पर्सनल एजेंडे के। इसीलिए 15 अगस्त की जब वहां पर आजादी का एक परेड निकली, उसके बाद ये सारे अपने अपने घर चले गए। गलती ये हुई कि जिन्होंने हथियार उठाए उनका जो योगदान था उसको हमने शून्य कर दिया। एक कहानी है जो आज तक किसी ने इसलिए नहीं सुनी कि इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टिकल टॉक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कभी लिखी ही नहीं गई। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं नीलेश कुलकर्णी सर, जो कि एक ऑथर हैं और इनकी लिखी हर कहानी एक नई रोशनी डालती है हमारे इतिहास पर। और आज हम बात करेंगे उनकी एक जबरदस्त किताब अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा नगर हवेली के ऊपर। एक ऐसी कहानी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में तो कभी नहीं लिखी गई, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। तो तैयार हो जाइए एक अनदेखी क्रांति को समझने के लिए नीलेश कुलकर्णी जी के साथ। नमस्ते नीलेश सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टिकल टॉक्स में। थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जीवन में? सबसे पहले तो जीवन पुस्तकों से भरा हुआ है। एक पुस्तक की प्रमोशन करता हूँ तब तक दूसरी पुस्तक आ जाती है, दूसरी पुस्तक जब तक आती है तब तक तीसरी लिखनी शुरू होती है। आजकल पूरा जीवन पुस्तक में हुआ पड़ा है। मेरी 5 किताबें आई हैं, अब 6ठी मैं लिख रहा हूँ, 7वीं और 8वीं अभी पेंडिंग है। तो इनमें ही उलझा हुआ हूँ, पूरी तरह से उलझा हुआ हूँ या खुशी से उलझा हुआ। अभी काफी देर से आपके साथ बैठ के चर्चा चल रही थी आपकी किताब के ऊपर, अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। सर मतलब मैं मतलब जिस तरीके से आप बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा जब हम बैठ के बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है जानने के लिए, क्योंकि ना कह सकते हैं कि हमारी फ्रीडम के ऊपर एक ऐसी कहानी आप निकाल के लेके आए हो जो हमने कभी मतलब पढ़ी नहीं, कभी हमने सुनी नहीं जी। और आज मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि ये हमें क्यों नहीं पता है। ये मेरा रिएक्शन है जब आपने इसके बारे में डीपली समझाया चीज़ों को। तो सर सबसे पहले तो जानना ही चाहूँगा कि ये स्टोरी है क्या दादरा एंड नगर हवेली की, है ना, और ये क्यों हमारी एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई है और शायद पन्नों में भी नहीं है। तो थोड़ा जानना चाहूँगा स्टोरी है क्या। ये जो पन्ने हैं वो पहली बार जी ऐसा हुआ है कि इस कहानी को किसी ने सामने लाया है उजागर में। टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे न्यूज़ आइटम्स में, किसी पर्सनल मेमोयर में, अलग अलग जगह पर ये थी, लेकिन इसे इकट्ठे कर कर एक सूत्र में बांधकर एक पूरी कहानी के रूप में सुनाने का जो सौभाग्य है मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी को मुझसे लिखवानी थी, जिन्होंने मुझे ये सब कुछ अवेलेबल कराया और मुझसे कहा कि तू लिख। तो मैं लिख पाया और लोगों के सामने ला पाया, इसका मुझे बहुत बहुत उसकी खुशी है, मुझे बहुत आनंद है। ये कहानी है क्या? ये एक बहुत जबरदस्त राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की कहानी है। और कहानी शब्द गलत है, क्योंकि जब हम कहानी कहते हैं तो उसमें मनगढ़ंत का एलिमेंट आ जाता है। इस पुस्तक में चाहे वो चीजें कितनी भी मनगढ़ंत लगे, वो सारी की सारी 100% सच है। इट इज अ वर्क ऑफ नॉन फिक्शन। इसमें फिक्शन का एक वाक्य भी नहीं है। हिस्ट्री है, हर चीज सॉलिड हिस्ट्री है। ठीक है, मेरा लिखने का स्टाइल ऐसा है कि वो सॉलिड हिस्ट्री को मैं इस तरह पेश करने का प्रयत्न करता हूं कि जिससे वो लोगों को पढ़ने में अच्छी लगे, लेकिन वो कहानी नहीं है। और इस चीज को कुल इस बात को ताकत देने के लिए मैंने इस पूरी किताब में 275 संदर्भ है। मतलब जगह जगह मैंने फुटनोट दिया है कि मैंने कहानी कहाँ से ली है या किससे बात की है, कहाँ की है। तो इट इज ऑल एस्टैब्लिश्ड कि ये किस सीक्वेंस में हुआ, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे, कौन से पेपर्स मैंने देखे। तो ये नॉन फिक्शन है टोटली, इट इज अ ट्रू स्टोरी। तो ये कहानी है पुर्तगालियों के खिलाफ दादरा एंड नगर हवेली के 72 गांव के परगने को आजाद कराने की, जिसकी आजादी में भारत सरकार का, फौज का, पुलिस का, किसी का कोई रोल नहीं था। जिसके अंदर पूना के कुछ लड़के
और गोवा के कुछ लड़के इकट्ठे हुए। लड़के मैं इसलिए कहता हूँ कि जो उनसे सबसे बड़ा जो था वो शायद 28 और 29 साल का था और बाकी सारे 18 और 23 साल के बीच के थे। ये इकट्ठे हुए, इन्होंने पैसा रेज किया, इन्होंने हथियार खरीदे और केवल 5 राइफल्स और 3 पिस्टल लेके दादरा नगर हवेली पर हमला किया और वहां के जो 375 पूरी तरह स्टैंड गन, ब्रेन गन, सब मशीन गन से लेस सैनिक थे, उनको वहां से मार भगाया और उस इलाके को आजाद किया 1954 में। ये कहानी एक बहादुरी की कहानी है, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स की कहानी है। ये कहानी है जो आज तक किसी ने इसलिए नहीं सुनी कि इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की, है ना। तो इसलिए ये कहानी महत्वपूर्ण है और ये कहानी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर उस समय इन लड़कों ने बगैर किसी सरकारी मदद के या समझिए सरकारी ऑपोजिशन को लेते हुए भी उस इलाके को आजाद न कराया होता तो 1961 में, ये 1954 में हुआ, 1961 में भारत अपनी फौजें गोवा, दमन, दीव में भेजकर उनको आजाद नहीं करा सकता था। इन्होंने शुरुआत करी, इसीलिए वहां पर 1961 में गोवा, दमन, दीव में आजादी हमें मिल सकी, वरना भारत के कुछ हिस्से में शायद आज भी पुर्तगाली बैठे होते। ये इस कहानी का महत्व है। एंड द इम्पोर्टेंस इज कि ये सशस्त्र क्रांति कई जगह हुई है भारत में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, भगत सिंह जी की हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, चिटागोंग अपराइजिंग हुई पूर्वी भाग में, नेवल म्यूटिनी हुई 1946 में मुंबई के अंदर, लेकिन उनमें से कोई भी अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हासिल नहीं कर सका। हर जगह फेलियर नसीब हुआ। मैं ये नहीं कहता कि उनका रोल छोटा था, बहुत बड़ा रोल था नेताजी का, मास्टर दा का, उन सेलर्स का, बेचारों ने 200 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव में कभी सफलता नहीं मिली। ये अकेली भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से सशस्त्र क्रांति की एक लड़ाई है जिसे जो यशस्वी हुई। इट्स द ओनली सक्सेसफुल आर्म्ड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इतना ही नहीं, पुर्तगालियों के खिलाफ पूरी दुनिया में अगर कोई सशस्त्र क्रांति यशस्वी हुई है तो वो ये है। आप देखिए कितनी बड़ी चीज है। तो इसीलिए इसका बहुत महत्व है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों के सामने इसके बारे में बात कर सकता हूँ और लोगों को एक किताब देकर इसके बारे में लोगों को बता रहा हूँ। अभी चाहूँगा जैसे हम आगे बढ़े पॉडकास्ट में तो हम थोड़ा सा एलोबरेट करें चीज़ों को और ज़्यादा गहराई में घुसे, पर पहले जानना ही चाहूँगा कि ऑडियंस के लिए भी हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। जी, ये 72 गांव को देखिए, पुर्तगालियों के पास गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली ये था। तो इसमें दादरा नगर हवेली जो हमारे कहानी का केंद्र बिंदु है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य हुआ करता था जिसे द्विभाषिक स्टेट कहा जाता था, गुजराती और मराठी बोली जाती थी। तो समझिए कि सूरत से नीचे और महाराष्ट्र में थाने जिले के ऊपर इस बीच में ये राज्य है। इसमें 72 गांव हैं, 550 स्क्वायर किलोमीटर हैं और उस समय इसकी आज़ादी के समय इसकी पॉपुलेशन कोई 20,000 थी। तो देखा जाए तो छोटी है और वो मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन थी। 20,000 है, इलाका छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ। और दूसरा, इलाका छोटा हो तो भी 23 लोगों का 375 फुली आर्म सोल्जर्स के साथ लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उनको हराना, उनको डिमोरलाइज करना और उन्हें भगा देना वहां से, ये इतनी बड़ी बात थी। 23 लोगों ने 375 सैनिकों को मारकर भगाया लिटरली। उन्होंने सरेंडर किया एंड में और वो अपने हथियार डालकर और भारत की सीमाओं में आए और अरेस्ट होकर डिपोर्ट किए गए, सिर्फ इन लड़कों की वजह से। उनकी कहानी है ये। तो ये इट्स साउथ ऑफ गुजरात, नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र, इन बिटवीन। दमन का नाम बहुत लोगों ने सुना है। दमन से ये भारत की सीमा 35 किलोमीटर की आती है और उसके बाद दादरा नगर हवेली शुरू होता है। जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि ये इक्वल के 2 परगने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दादरा परगने में केवल 2 गांव हैं और नगर हवेली में 70 गांव हैं। इनके बीच में से भारत का एक छोटा सा स्ट्रिप जाता है और इधर दादरा एक टापू की तरह सराउंडेड बाय इंडिया। अब तो सब भारत है लेकिन उस समय सराउंडेड बाय इंडिया, और नगर हवेली है विच इज अगेन सराउंडेड बाय इंडिया। सूरत ऑन वन साइड, दमन ऑन अनदर साइड विच वाज पोर्चुगीज विद अ स्ट्रिप ऑफ लैंड विच वाज इंडियन इन बिटवीन। जी सर, जैसे कि आपके माइंड में कैसे आया इस स्टोरी को कवर करने का? आपको ये स्टोरी कैसे पता चली? क्योंकि मैंने अभी भी अगर मैं देखूंगा तो आपकी एक किताब है, उसके अलावा ये स्टोरी कहीं पर भी मुझे ना इंटरनेट पे मिली है ना कहीं, मतलब इस इतिहास को कहीं पे भी हम पढ़ नहीं सकते किताब के अलावा। जी। तो आपके माइंड में कहाँ से आया ये? मेरे माइंड में नहीं आया, मुझे स्टोरी दी गई। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें विधि लिखित के कारण ही होती है और मेरा लिखने का जो प्रवास है वो सारा विधि लिखित ही था, शायद इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। मैं नासिक जा रहा था अपनी पुरानी पहली पुस्तक इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद द रामायण के संदर्भ में। उस समय मैं ट्रेन से जा रहा था नासिक
और मेरे सामने वाले बर्थ पे वृद्ध सज्जन बैठे थे, उनके साथ उनका बेटा था। तो वो लोग मराठी बोल रहे थे, हम भी मराठी बोल रहे थे, तो बातचीत हुई, कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो। तो जब मैंने उस बेटे से पूछा कि आप दिल्ली से किस लिए आ रहे हैं, तो बोले मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसलिए उनके काम से हम दिल्ली गए थे। तो मैंने स्वतंत्रता सेनानी का मतलब हमको लगता है कि असहयोग आंदोलन में भाग लिया होगा, दांडी मार्च में गए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि गांधी जी के साथ क्या जेल में थे? उसने ऐसे किया, बोला जेल में नहीं थे, मेरे पिताजी ने बंदूक उठाई थी। तब मैंने उससे पूछा कि बंदूक कहाँ भैया? मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़े हुए तो नहीं लग रहे हैं, इनकी उम्र के हिसाब से तो वो प्रासंगिक नहीं है, टेकोंग अपराइजिंग में नहीं। मैंने कहा नेवल म्यूटिनी में थे क्या 1946 में? कहता नहीं, इन्होंने दादरा नगर हवेली को स्वतंत्र कराने के लिए बंदूक उठाई। अब मुझे इसका कुछ भी नहीं पता था, जैसे आज की तारीख में आपको नहीं पता, सुनने वालों में अधिकतर लोगों को नहीं पता। तब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तब उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई। और तब मैंने उनको तुरंत ही कहा कि मैं लेखक हूँ और इस पर तो किताब बनती है। बोले हाँ आप आइए पुनः, कभी हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले लीजिए और किताब लिख लीजिए। मैं तुरंत ही उसके कुछ 4-5 हफ्ते बाद पुणे पहुंचा और उनको फ़ोन किया, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि उस समय पुणे में भयंकर बारिश से कुछ भूचाल आया था, उनके घर में पानी आने घुस गया था। मैं वापस गया, फिर मैंने फ़ोन किया। उन्होंने करीब-करीब 1 डेढ़ साल तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। 1 डेढ़ साल में जब मैं पीछे लगा रहा, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तुम बिल्कुल सिंसियरली पीछे लगे हो, तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। वरना मैं इसलिए नहीं बताता कि लोग आते हैं, हमसे कागज़ ले जाते हैं और कोई वापस ही नहीं करता। तो अब मुझे तुम पे विश्वास है, तुम इतने कागज़ ले जाओ। वो अंकल अभी भी मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। ही इज़ अबाउट 90 प्लस नाउ, 89-90 के करीब है वो। तो उन्होंने मुझे कहानी बताई। मुझे कुछ हिस्सा पता चला कहानी का। मैंने उन कागज़ों को जब पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि इसमें गोवा का भी कोई एलिमेंट है। गोवा के भी लोग शामिल हुए थे। क्या होता है जब पर्सनल मेमोइर्स आप बताते हो ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पे, आप अपने और अपने दल के काम को हमेशा बड़ा बताना चाहते हो और बाकी सबको छोटा। ये एक ह्यूमन फीलिंग है ना? मैं आपको आप और मैं मिलके अगर आज कहीं लड़ाई करते हैं, तो मैं हमेशा अपनी काम को बड़ा बताऊंगा, आप अपने को बड़ा बताएंगे, वैसे ही हो रहा था। तो मैंने अंकल से पूछा कि गोवा में कोई क्या हुआ था, गोवा के लोगों ने क्या कहा? तो अंकल ने बोला कि नहीं नहीं, अरे यार वो 1-2 दिन के लिए आए, आके थोड़ा बहुत करके चले गए, काम तो हमने किया था। लेकिन मेरे वो थोड़ी खनकी की, कुछ तो इसमें है और डेप्थ। तो फिर मैंने गोवा में ढूंढना शुरू किया लोगों को, और मेरे पास इनके कागजों में से कुछ भी नहीं था गोवा का, सिवाय एक नाम था प्रभाकर सिनारी, जो गोवा के दल के नेता थे। उस समय जो गोवा के लड़के आए थे उनके नेता थे। तो मेरे पास केवल एक नाम है और एक स्टेट है, प्रभाकर सिनारी गोवा। अब इतने में उनको ढूंढना है। तो मैंने फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला अपने, कोई मेरे मुंबई में मित्र है जो गोवा की है, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ, कहीं से कुछ निकलेगा। तो उन्होंने 10-12 ग्रुप पे फैलाया, वो पोस्ट वायरल हुआ और मेरे पास 10 दिन में एक फ़ोन नंबर्स की लिस्ट आ गई फ्रीडम फाइटर्स की, जिसपे सिनारी साहब पहले थे। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा। नाउ ही इज़ ऑल्सो 91-92, एक्स IPS ऑफिसर है, IG रह चुके हैं। पंजाब में जब इंसर्जेंसी थी तो वहाँ पर थे ये, और बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया था। अभी भी ऐसे कड़क है एकदम। तो फ़ोन पर मुझे बोले कि आई डिड माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री, आई सी नो रीज़न टू टॉक अबाउट इट। ठक, फ़ोन नीचे। फिर मैं उनको फ़ोन करता रहा कंटिन्यूअसली, ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक मैंने उनको फ़ोन किया रेगुलरली कि मैं मिलना चाहता हूँ। और मैंने उनको समझाया कि ये आपके बारे में नहीं है, ये स्ट्रगल के बारे में है। अगली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया था, और आपके बारे में नहीं, उस देशभक्ति के जज्बे के बारे में तो लिखना पड़ेगा। तो जब इतना सब कुछ हुआ तो मुझसे बोले, अच्छा जब गोवा अगली बार आओगे तो बताना। तो बुधवार को बात हुई थी, मैं बृहस्पतिवार को गोवा पहुंच गया। मैंने फिर फ़ोन किया उनको, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो कहा था गोवा आने पे। तो बोला मैं आ गया। बोले मैं ना मिलूँ? तो मैंने कहा चला जाऊँगा। फिर कहता फिर क्या करोगे? मैंने कहा फिर आ जाऊँगा। बोले कब तक? मैंने कहा जब तक आप बताओगे नहीं। तो उस बात से वो इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा अच्छा यू आर अ वेरी परसिस्टेंट बास्टर्ड, कम टू माई प्लेस। तो मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे गोवा के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और अपनी कहानी बताई। अब मेरे पास 2 पहलू आ गए। गोवा के डॉक्यूमेंट्स में मुझे पता चला कि वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी लड़ाई में पार्ट लिया था। अब उनका रोल किसी को पता ही नहीं, ट्राइबल्स ने कुछ लिखा ही नहीं। फिर मैं और मेरी पत्नी सिलवासा के जंगलों में घूमे। 5 दिन तक हम इन जंगलों में घूमकर हमने फाइनली 3 लोगों को ढूंढा जो अभी भी जीवित थे और उन्होंने उस लड़ाई में भाग लिया था। उनकी टेस्टिमनीज हमने रिकॉर्ड करी और फिर इस सब को न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सब के साथ कोलेट किया और फिर ये कहानी बनी। सर जैसे कि आपने बताया कि ये पोर्चुगीज से उस टाइम पर आज़ादी दिलवाई इन लोगों ने, तो पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस कैसे हुआ इंडिया में? मतलब उन्होंने कैसे? अरे पुर्तगाली जो थे, पोर्चुगीज जो थे, सबसे पहले भारत में आए थे। अच्छा, मतलब यूरोपियंस में 1498 में वास्को ड गामा कैलिकट आए थे, तो दे वर द फर्स्ट टू कम, और 1961 में आखिरी थे जाने वाले। तो पोर्चुगीज तो सबसे ज्यादा हमारे देश के कुछ हिस्सों पे पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा राज किया है। ब्रिटिशर्स से पहले? ब्रिटिशर्स से पहले आए, ब्रिटिशर्स के मच बाद में गए। 47 में ब्रिटिशर्स गए,
48 में अप्रॉक्सीमेटली फ्रेंच गए, मतलब उन्होंने हैंड ओवर कर दिया पोजीशन, 52 में वो चले गए, शांतिपूर्ण तरीके से गए। पुर्तगाली अकेले थे जो डटे रहे और उनको फौज को जाके भगाना पड़ा अल्टीमेटली। वो 1961 में गए। तो इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है टाइम के रूप में। और ये भी बता दो कि अगर आप पुर्तगालियों के राज करने के स्टाइल को देखते हैं तो उनके सामने अंग्रेज आपको फरिश्ते लगते हैं। अच्छा। इतना क्रूरता, इतनी बर्बरता उनके अंदर थी। मतलब सिनारी जी ने बताया कि जब वहां पर राम मनोहर लोहिया आए थे और वो कुछ भाषण देने जा रहे थे तो उनके एक सदानंद मडापट करके उनके टीचर थे, उन्होंने बोला बच्चों को चलो एक मोर्चा निकालते हैं और लोहिया जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तो 12-14 साल के बच्चे लोहिया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पे चले थे तो घुड़सवार पुलिस वालों ने हिप्पो लेदर के बेल्ट से उनको पीटा था। मतलब देखिए कितनी क्रूरता थी उनके अंदर। तो वहां तो बोलने की बिल्कुल अधिकार ही नहीं था। तो इतनी डेस्पोटिक रेजिम के अगेंस्ट इन लोगों ने अपना झंडा लहराया और उनको हरा के भगाया। मतलब देखा है तो फिर तो मतलब जैसे कि हम ब्रिटिशर्स का इतना सुनते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रूरटी होती है। उनके सामने तो ये बहुत ज्यादा था। ब्रिटिशर्स में कम से कम जैसे जलियांवाला बाग का एपिसोड हुआ, बहुत डिप्लोरेबल था, नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन उस ब्रिगेडियर ड्रायर पे कम से कम केस तो चला। यहाँ तो ऐसी कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, जो है जो आपने कर दी वो फाइनल है। इसी तरीके से इनके राज चलते थे। जैसे कि मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि मतलब आज़ादी मिली कैसे दादरा नगर हवेली को, उसकी स्टोरी को थोड़ा सा आप अगर एलेबोरेट कर दो, थोड़ा डीपली समझा दो कि वो आज़ादी इतने कम लोग और इतने सारे लोगों को उन्होंने कैसे हरा दिया। मतलब एक मैन पावर भी चाहिए होती है, आप कह रहे हो मैन पावर उनके पास थी नहीं, वेपन्स कहाँ से आए, है ना, फाइनेंस कहाँ से हुआ, इसके बारे में जानना चाहूंगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। इसमें क्या हुआ कि नेहरू जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बारे में आप बाद में पूछोगे, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। नेहरू जी ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रीडम फ्रॉम द पोर्चुगीज lies with the people living in the occupied areas and neither Indian government nor Indian nationals will have anything to do with it। मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे नहीं हो, तुम अपना देखो भैया, हम कुछ नहीं करने वाले, उसके कारणों में हम बाद में जाएंगे। ठीक है। इसे सुनकर कुछ राष्ट्रवादी युवक थे पुणे में, लेड बाय कई लोग थे उसमें प्रोमिनेंट। इसमें राजाभाऊ वाकनकर उनके एक तरह से कहे तो सेनापति थे। इसके अलावा एक हिस्टोरियन थे बाबा साहेब पुरंदरे, जिनको बाद में पद्म भूषण मिला। शिवाजी महाराज पर सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया है। और उसके अलावा एक म्यूजिक डायरेक्टर थे सुधीर फरके, और कुछ 8-9 लड़के और टेनाना काजरेकर, इस तरह के कुछ लोग और थे। तो ये लड़के एकत्रित हुए और ये बाबा राव सावरकर के अनुयायी थे, यानी विनायक दामोदर सावरकर जी के भाई के। और ये अखंड भारत में विश्वास रखते थे। तो इन्होंने बैठ के ये विचार किया कि अखंड भारत तो तब आएगा जब पूरा भारत आजाद होगा। अखंड तो हम उसे तब करेंगे, अभी तो पुर्तगाली यहाँ बैठे हैं और भारत सरकार ने अपने हाथ झाड़ के कह दिया कि हम इनको नहीं भगाएंगे। तो भगाएगा कौन? तो इसे हम भगाएंगे। अब इस बहादुरी को देखिए कि 12 लड़के बैठे हैं 18 से 23 साल के बीच में, कोई भी समृद्ध परिवार से नहीं है, किसी के पास कोई साधन नहीं है, कहते ये काम तो हमने करना है। अब क्या दम है बंदे में, क्या इनके अंदर क्या जज्बा रहा होगा आजादी का, क्या देश प्रेम का जज्बा रहा होगा। तो ये पहले इन्होंने ग्रुप बनाया। बाद में जाकर मिले गोवा के आजाद गोमांतक दल के बच्चों से। आजाद गोमांतक दल क्या था कि जैसे कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच में मतभेद थे, एक आर्म स्ट्रगल में विश्वास रखता थे और एक सेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्रगल में। तो वहां गोवा कांग्रेस थी। वो गोवा कांग्रेस भी बिल्कुल इंडियन नेशनल कांग्रेस के आधार पर बनी हुई थी, धरने करती थी, मोर्चे करती थी, असहयोग करती थी। लेकिन पुर्तगाली इतने क्रूर थे, इतने क्रूअल थे कि वो धरने वो कहीं चल ही नहीं रहे थे। मतलब बिल्कुल भी उन पे इतनी क्रूअल्टी होती थी, वो धरने चल ही नहीं पाते थे। सबको दिख रहा था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो उनमें से कुछ लोग टूट के अलग हुए और पिस्तौल उठाकर उन्होंने कसम खाई कि हम शस्त्र उठाएंगे और जब तक हमारे जीवन में जरा सा भी हम जीवित हैं और एक सांस भी बाकी है, तब तक ही शस्त्रों से पुर्तगालियों को भगा के अपने आप को आजाद करेंगे। वो था आजाद गोमांतक दल। अब इन लोगों ने वहां पे एक बैंक को लूटा, उन्होंने एक ट्रेजरी लूटने की कोशिश की ताकि कुछ फंड्स जमा हो। इन द प्रोसेस उनके हाथ तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन पुर्तगालियों ने उनके ऊपर वारंट निकाले और प्रभाकर सिनारी जी जो कैप्टन थे उनको तो जेल में डाल दिया था। 17 साल की उम्र थी उनकी उस समय, और उनको टेररिस्ट घोषित किया था और उनको डिपोर्ट करने वाले थे वो पुर्तगाल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दे। प्रभाकर जी वही जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, तो बाकी के जो थे भाग के इंडिया आ गए और बेलगांव में इन्होंने अपना एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना लिया आजाद गोमांतक दल का। प्रभाकर सिनारी जी भी बहुत बहादुरी से, पुस्तक में पढ़िया, बहुत बहादुरी से जेल तोड़ के भागे और इंडिया में आकर वो इनसे आकर मिल गए। तो अब ये दो गुट इकट्ठे हुए और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमको आजादी की इस मुहिम को हाथ में लेना है। हम ये 11-12 लड़के पुणे के और 11-12 लड़के
आजाद गोवंतक दल के। ये इनकी टोटल स्ट्रेंथ थी। मैक्सिमम पे 29 पे पहुंच गई थी। इससे ज्यादा लोग नहीं थे उसके अंदर। अब 22-23 ये लोग इकट्ठे हो गए। अब आजाद गोवंतक दल जो था उसके पास कुछ फंड्स थे। तो वो क्या था कि ये लोग क्योंकि बॉर्डर एरियाज में काम करते थे, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर थी पुर्तगाली कंट्रोल्ड एरिया वर्सेस इंडियन, इसका उनको बहुत नॉलेज था जंगलों का। तो ये इंडियन कस्टम्स के साथ इन्होंने सांठगांठ बिठाई और वहां से जो स्मगलिंग होती थी उसकी खबरें इनको देनी शुरू करी और उसके बदले जो रिवॉर्ड्स मिलते थे वो रिवॉर्ड्स ये अपने कार्य में यूज करते थे। और उस समय क्या हुआ कि वहां कोई शायद सेंट जेवियर की बॉडी को दिखाने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम था, तो बहुत सारे फॉरेन से लोग आने वाले थे, तो उनको मटन चाहिए होता उस समय तो भारत से लोगों ने गायें स्मगलिंग करनी शुरू कर दी वहां पे, जो कि प्रोहिबिटेड थी। दूध देती जानवरों को भी स्मगल करने लगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये पुर्तगालियों को देते थे और उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता था वो इनके पास पैसा था। तो इनके पास तो थोड़े साधन थे, थोड़े साधन थे। पूना वाले तो बिल्कुल ही, उनके पास तो खुद के पास ही कुछ नहीं था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की अपने रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, इनसे उनसे लेने की, लेकिन बहुत ज्यादा कर नहीं सकते थे क्योंकि अगर ये बात ओपन हो जाए तो नेहरू जी की पॉलिसी के खिलाफ है, तो सरकार एक्शन लेगी। मोरारजी देसाई उस समय बॉम्बे के उस राज्य के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो ये कि वो एक्शन लेगी। तो अब रिश्तेदारों से आप ले नहीं सकते। कुछ समाजसेवी संगठनाएं थी जो गोवा मुक्ति के लिए बनी थी, ये उनके पास भी गए, लेकिन उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से करते हो तो पैसे देंगे, हथियार उठाओगे तो हमने नहीं देना। अब ये लोग डेडलॉक्ड, कहाँ जाए? तो जैसे मैंने बताया, एक उसमें थे सुधीर फड़के। सुधीर फड़के जी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे नवोदित मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। बाद में बहुत फेमस हुए, पद्मश्री मिली उनको, बहुत गाने उन्होंने किए, हिंदी फिल्मों में भी बहुत गाने किए। एक बहुत प्यारा गाना है पुराना, ज्योति कलश छलके, वो गाना जो है उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। बहुत अच्छे गाने उन्होंने किए हुए उस समय के। तो उन्होंने कहा कि मैंने लता जी के साथ कुछ गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं, आइए उनसे मदद मांग के देखते हैं, आखिरी मौका है। तो ये लोग लता मंगेशकर जी के घर गए और मुझे बाबा साहेब पुरंदरे ने खुद ने बताया, जो उस डेलीगेशन का पार्ट थे, अब तो वो नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि हम लता जी के घर जब गए तो हमने पूरी बात उनको बताई कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, और उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। जब हम उठने लगे तब हमने देखा उनकी आंख से ऐसे आंसू बह रहे थे इस बात को सुन के। अब क्यों? क्योंकि उनका जो गांव है जिससे वो मंगेशकर नाम उनका आता है, उस मंगेश गांव में जो मंगेश भगवान का टेम्पल है, मंगेशी गांव में मंगेश भगवान का जो मंदिर है, मंगेश एक शिव का नाम है, उन पे पुर्तगालियों का आधिपत्य था और लोगों के आने जाने में वो बाधा डाल रहे थे। तो लता जी ने कहा, आप पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान छेड़ रहे हैं, आपकी मदद करना मैं अपने मंगेश की सेवा करने जैसा मानती हूँ, इसलिए मैं आपको जो चाहे मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको पैसे नहीं दे सकती क्योंकि वो भारतीय नियमों के अनुसार इलीगल हो जाएगा, लेकिन मैं पूना में एक कॉन्सर्ट कर देती हूँ, उसके जो टिकट के पैसे आए वो आप ले लीजिए। तो उन्होंने भेजा उनको मोहम्मद रफ़ी जी के पास कि जाओ रफ़ी भाई को भी बुला लो। उनको फ़ोन कर दिया। जब ये रफ़ी जी के पास पहुंचे तो रफ़ी जी तैयार ही थे। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ सहयोग करने को तैयार हूं। तो इनमें से एक वॉलंटियर नाना काजरेकर उठे और जाने लगे। तो रफ़ी जी ने उनको वापस बुलाया और वापस बुला के पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं आपकी रेल की टिकट करवाने जा रहा हूँ। सर रफ़ी जी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि ये देश जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अगर तुम अपनी जान की बाजी लगा सकते हो तो मैं क्या एक रेलवे टिकट नहीं खरीद सकता? इतनी बड़ी बात। और फिर ये लोग, इन्होंने पुणे में एक कॉन्सर्ट किया जो एक बार कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ, उसके बारे में आप किताब में पढ़ लीजिएगा। और उस कॉन्सर्ट से जो पैसे आए उससे इनको बेसिक फंडिंग मिली। उस फंडिंग से इन्होंने हथियार ढूंढने शुरू किए, लॉजिस्टिक्स उन्होंने ऑर्गेनाइज करी सारी की सारी कि कैसे करना है, और हथियार इन्होंने खरीदे हैदराबाद से। उस समय ब्लैक मार्केट हथियारों की या तो हैदराबाद थी या गोवा थी। अब गोवा से पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आना पड़ता, दिक्कत होती, पकड़े जाते तो सीधा गोली मार दी जाती। तो उन्होंने हैदराबाद से हथियार खरीदे। हैदराबाद में कैसे हथियार आए कि हैदराबाद ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था भारत सरकार के साथ 1947 में उस पर दस्तखत नहीं किए थे, और भारत की सेना ने उनको चारों तरफ से सराउंड कर रखा था, और 1 साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था कि 1 साल तक ना आप कुछ करेंगे ना हम कुछ करेंगे। और उस दौरान निजाम हैदराबाद ने संपर्क बनाया पाकिस्तान से और देशों से, और हैदराबाद को आज़ाद डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, और उनकी फौज जो थी उस फौज के पास ज्यादा हथियार नहीं थे। अंग्रेजों ने वो हथियार वर्ल्ड वॉर 2 में जब्त कर लिए थे, तो उनके पास हथियार नहीं थे, तो उन्होंने हथियार स्मगल करवाए। वो कैसे स्मगलिंग होती है वो भी कहानी इसमें है। और वहां पे एक फोर्स थी जिन्हें कहते थे रजाकार। रजाकार मतलब एक सैयद कासिम रिजवी थे उनके नेता, जो अपने आप को
फील्ड मार्शल रिजवी कहते थे। गांव गांव गए जाते थे और मुसलमान बच्चों को बोलते थे, गुमराह करके बोलते थे कि आज जो हिंदू हैं ये हमारे इस्लाम को खाने के चक्कर में है, तो आप लोग सड़क पे उतरिए और मैं आपको हथियार देता हूँ और इनको मार भगाइए। तो उनके पास उस समय 2 लाख की तादाद के रजाकार थे और इन 2 लाख रजाकारों को उन्होंने आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई किए, स्मगल करवा के। लेकिन जब भारत की फौज 1948 में भारत की फौज ने देखा कि निजाम जो है वो अपने शब्द पे नहीं टिक रहे कि कुछ नहीं करना, वो कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में मामला ले जाने की, तो सरदार पटेल ने ऑर्डर किया कि पुलिस एंटर करे। पुलिस एक्शन बोलते हैं लेकिन वो एक्चुअली जनरल चौधरी जो बाद में चीफ ऑफ स्टाफ हुए, उनके अंडर पूरी इंडियन आर्मी गई थी। मुद्दा यह है कि जब वो गए तो ये रजाकार थे तो बच्चे, कोई सैनिक तो थे नहीं, जैसे ही फौज आती देखी उसे भाग गए और कुछ उनके हथियार तो भारत की फौज ने ले लिए, जब्त कर लिए, फौज के भी जब्त कर लिए हैदराबाद के, लेकिन कुछ लोग लेकर अपने गांव में छुप गए और वहां जाके उन्होंने हथियार छुपा दिए और वहां ब्लैक मार्केट था, वहां ब्लैक मार्केट से इन्होंने हथियार खरीदे। लेकिन जितने पैसे इनके पास थे उतने में इनके पास केवल 5 राइफल और 3 पिस्टल और कुछ एम्युनिशन है और इसके साथ उनको लड़ना था 375 सैनिकों से जिनके पास स्टेन गन, ब्रेन गन, ऑटोमेटिक राइफल्स और 3 सब मशीन गन्स थी। तो कितना मुश्किल काम था उस समय का। तो एनीवे हथियार आए इनके पास। हथियार लाने में भी बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि जब वो स्मगल करके लाने की कोशिश करते थे पूना में, तो पुलिस ने एक जगह उनको पकड़ लिया, पूरा एम्युनिशन से भरा बॉक्स पकड़ा गया और पुलिस वालों ने बोला कभी खोल के दिखाओ। अब इन्होंने हाथ पांव जोड़े के मारा, घर का सामान है, ये वो है। तो पुलिस वाले को लगा अफीम की स्मगलिंग कर रहे हैं। तो पुलिस वाले ने उनको बोला आप 400 रुपये दे दो और ले जाओ। उन्होंने कहा भाई 400 रुपये हमारे पास है नहीं, आप चाय पियो, तब तक हमारा साथी जाके ले आएगा। तो उसको चाय पिलाने ले गए और उतनी देर में वो साथी वो एम्युनिशन लेके गायब हो गया। बाद में पुलिस वाले के पास सबूत नहीं था, वो कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद इन्होंने राइफल्स और पिस्टल्स को तोड़कर लाना शुरू किया। 3 अलग अलग डायरेक्शन से लाते थे। जो बुलेट्स आते थे वो थैलियों में भर के लाते थे और अपने घर के स्कूल गोइंग बच्चों को बुलाते थे ट्रेन पे, जैसे कोई पापा को रिसीव करने आ रहा है, और उनकी जेबों में बुलेट भर देते थे और वो वहां से लेके जाते थे बाहर। मतलब इतनी कोशिश से उन्होंने हथियार इकट्ठे किए। कोल्हापुर के पास एक जगह थी जहां पे एक फार्म हाउस पे एक छोटा सा कमरा बनाया, उस कमरे में एक एक्स फौजी थे, उन्होंने हथियार असेंबल किए, उनको सर्विस किया और उनको तैयार किया करने के लिए। इस तरह से इनके पास हथियार आए। अब इन्होंने इस्तेमाल किया शिवाजी महाराज का गनीमी कावा। गनीमी कावा मीन्स मुगल हमेशा तादाद में बहुत ज्यादा रहते थे, शिवाजी महाराज के पास सैनिक कम थे। तो वो क्यों जीतते थे? क्योंकि दे यूज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड द एलिमेंट ऑफ डिसीट। चकमा देके रात का समय लोकल कंडीशंस को देखते हुए लोकल लोगों को अपने अंदर मिला के वो हमला करते थे, इसीलिए वो विजयी होते थे। तो इन्होंने भी यही सोचा कि हम कम हैं वो ज्यादा है, तो हमको गनीमी कावा का उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल इंफॉर्मेशन चाहिए उस इलाके की, सही, और साथ में लोकल लोगों से संपर्क चाहिए। तो सुधीर फड़के जी ने लवाचा नाम से एक जगह है वहां इंडियन टेरिटरी में, जहां पे एक आश्रम था। वो आश्रम नहीं था एक्चुअली, पुर्तगालियों द्वारा पीड़ित जो महिलाएं थी उनके लिए एक जगह बनी हुई थी जहां पे उनको पनाह दी जाती थी। तो वहां जो संचालिका थी वो उन लेडीज को जगह देती थी कि भाई यहां पर आप रह सकते हो। और वहां पे उन्होंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम किया, भजनों का कार्यक्रम किया, और दादरा नगर हवेली के ऑक्यूपाइड इलाकों में से जो प्रमुख नागरिक थे सबको बुलाया। और जब वो भजन का प्रोग्राम खत्म हुआ तो उनको बोला असली बात कुछ और है, और उनको ले जाके बताया कि हम हमला करना चाहते हैं, आप क्या हमारी मदद करेंगे? तो उसमें से कुछ लोग मान गए और उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह लोकल नेटवर्क बन गया। अब हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां की, अब इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे? तो राजा भाऊ वाकनकर वहां पर गए चूड़ी भरने वाले बन के, और गांव गांव घूमे, और गांव गांव घूम के कहाँ पुलिस चौकी है, उसमें कितने लोग हैं, कहाँ रास्ता तोड़ देने से वहां से सिलवासा जो उसका कैपिटल था वहां से सपोर्ट नहीं आएगा, कहाँ की तारे काट देने से दमन के साथ संपर्क टूट जाएगा। ये सारा उन्होंने मैप बनाने की कोशिश की, लेकिन वो थे बैचलर और एक दिन फंसे ऐसे कि वो जाते थे हमेशा उस टाइम में जब कोई लेडीज बाहर ना निकले, ताकि कोई चूड़ी मांगे ही ना। एक बार एक बुढ़िया बाहर निकली और उसने बोला भाई मेरी बहू को चूड़ी पहना दो। और वो जब पहनाने लगे उनको पहनाना ना आए, वो चूड़ियां टूटती गई। बुढ़िया ने बोला तुम चूड़ी वाले नहीं हो, कुछ और हो, बताओ क्या हो, नहीं तो मैं अभी घर के लोगों को बुलाते हो। तो उन्होंने सारी चूड़ियां वहां फेंकी और वहां से भाग गए। अब आधी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आधी इंफॉर्मेशन पूरी करने के लिए 2 जने जो है वो अगरबत्ती बेचने वाले बन के गए। और इस बार उन्होंने पूना की एक अगरबत्ती कंपनी से कैश में वो लिए, सैंपल लिए, विजिटिंग कार्ड लिए, और फिर वो उस इलाके में घुसे। और घुसकर उन्होंने पूरे इलाके में घूमकर और पूरे इलाके का एक नक्शा बना लिया। वो नक्शा मेरी किताब में है,
ओरिजिनल नक्शा मेरे हाथ में था, मुझे ऐसे गूज़बम्प्स हो रहे थे जब मैंने वो नक्शा हाथ में पकड़ा तो ये नक्शा बनाया। तब इसके बाद सिलवासा कैपिटल आया, उसमें तो ये अगरबत्ती बेचने नहीं जा सकते थे। तो सुधीर फड़के जी की पत्नी जो थी ललिता फड़के, वो एक स्कर्ट पहन के बाल कटवा कर और वो एक स्टूडेंट बन के और उस इलाके में गई कैमरा लेके, और इन्होंने सिलवासा पुलिस चौकी जो हेडक्वार्टर था उनका, उसकी फोटो एक खींची। वो भी पकड़ी गई, लेकिन चूंकि वो अकेली स्त्री थी उन्होंने शोर मचा दिया, मैं अकेली औरत हूँ, तुम लोग मेरे पे अत्याचार कर रहे हो, मुझे हाथ लगा रहे हो, गलत है, मेरे साथ पुरुष होता तो तुम कुछ करते, ऐसा किया। तो पुलिस वाला जो आया था उसने कहा वहां तू जा, लेकिन अब तक कैमरा भी ले जा, फोटो नहीं खींचना। तो इनके पास सिलवासा पुलिस चौकी का फोटो आ गए, लेकिन अंदर क्या है उनको पता नहीं था। तो 2 जने भिखारी बन के गए और उन्होंने सिलवासा की पुलिस चौकी के बाहर भीख मांगी। अब पुर्तगाली राज में भीख मांगना एक गुनाह था, तो अरेस्ट हो गए। और जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने अंदर से पूरी पुर्तगाली पुलिस चौकी का नक्शा बनाया। अब इनके पास पूरे नक्शे हो गए, लोकल मेथड हो गए, पैसे हो गए और लोकल कनेक्शंस हो गए, है ना, सारी चीजें हो गई। अब इन्होंने वो हमला लॉन्च किया। हमला लॉन्च करने पर क्या हुआ, सबसे पहला ऑब्जेक्शन आया इंडियन फौज का, क्योंकि नेहरू जी ने कह रखा था कि कोई इंडियन नेशनल नहीं जाएगा। तो इंडिया की पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है वो चारों तरफ से दादरा नगर हवेली को सराउंड करके खड़ी थी और किसी को अंदर नहीं जाने देते थे, तो बाहर नहीं जाने देते थे, परमिशन नहीं देते थे। अब इसमें एक तीसरा फैक्टर आ जाता है, विच इज कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता थी गोदावरीबाई पारोलेकर, एक नेता थी। उन्होंने थाने जिले में जो आदिवासी थे उनके अंदर बहुत काम किया था अंग्रेजों के टाइम में, उनको राउज किया था, बहुत अत्याचार होते थे उन पर, मतलब इतने अत्याचार, भीषण और घनघोर अत्याचार होते थे इवन पुर्तगालियों के राज में, कि उनको एक एक आने के लिए रखा जाता था, उनको 20-20 लोगों को एक कमरे में रहने के लिए देते थे, 12-14 घंटे की ड्यूटी थी, बुखार भी आ गया, अगर वॉशरूम ब्रेक के लिए भी जाना है तो उनको मारा जाता था कोड़ों से, उनकी स्त्रियों को किडनैप किया जाता था बहुत। अगर उसमें भी कोई कोई आवाज उठाए तो उसकी चोटी को उसके पैर के अंगूठे के साथ बांधकर उसको धूप में खड़ा कर देते थे और फिर पूछे से उसको चाबुक से मारते थे, इतने अत्याचार करते थे। तो हिंदुस्तानी एरिया में भी ये होता था, तो उन्होंने बहुत काम करके उनको संगठित किया था। इंडिपेंडेंस के बाद तो उनको जेल हुई, इंडिपेंडेंस के बाद जेल से तो छूट गई, लेकिन भारत सरकार ने नियम बनाया कि तुम थाने जिले में नहीं जाओगी, वहां पे तुम कुछ ट्रबल, यू कैन क्रिएट ट्रबल। तो एक बार वो थाने जिले में गई और पुलिस उनके पीछे पड़ गई। उस पुलिस से बचने के लिए वो नगर हवेली में घुसी जंगल के रास्तों से, और उन्होंने देखा कि यहाँ के हाल तो वहां से बुरे हैं, तो उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया और एक तरफ से उनकी भी फौज अंदर घुसी, एक तरफ से ये घुसे, एक तरफ से वो लोग भी अंदर घुसे। उन्होंने कोई 32 गांव आजाद कराए, लेकिन वो सारे गांव ऐसे थे जिसमें समझो कि 4 गांव में एक पुलिस वाला या 5 गांव में एक पुलिस वाला या किसी गांव में कोई भी नहीं, इस तरह के गांव उन्होंने आजाद कराए। ठीक है, तो बड़ा टेम्परेरी सा उन्होंने किया। लेकिन गोवा से कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स यूनाइटेड गोवंस इस नाम से गोवा से चले और उन्होंने दादरा पुलिस चौकी पे कब्जा किया आर्म स्ट्रगल से, दादरा पुलिस चौकी पे जहां पे 2 गांव हैं, और उसको आजाद डिक्लेयर किया। और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर उसमें मारा गया, एक पुलिस वाले के हाथ कटे। और ये लोग जो थे ना आजाद गोमंतक दल वाले और पूना वाले, ये भी वहां ताक में बैठे थे कि हमें हमला करना है, लेकिन वो हमला कर पाते इससे पहले वो यूनाइटेड गोवंस ने हमला कर दिया, उस एरिया को इंडिपेंडेंट कर दिया 2 गांव के। अब इन लोगों को लगा कि हम तो इतनी तैयारी करके आए हैं और हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रहा यहाँ, क्या करें। तो उसमें क्या हुआ कि जो मोरारजी भाई देसाई गुजरात के, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, वो बहुत एंटी कम्युनिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि कम्युनिस्टों ने दादरा आजाद करा दिया है, उधर 32 गांव भी आजाद करा दिए, अगर इन्होंने नगर हवेली पूरा आजाद करा दिया तो भैया ये निकलेंगे नहीं वहां से फिर। और जैसे तेलंगाना में हुआ था कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कई सालों तक कम्युनिस्टों ने जंगलों में अपनी गवर्नमेंट चलाई थी और बहुत मुश्किल से नक्सलाइट स्ट्रैंगल रोड तो अब तक था, वो अब टूटा है वो। तो उन्होंने कहा कि वैसा मेरे साथ ना हो जाए गुजरात महाराष्ट्र के बीच में। तो उन्होंने इन लोगों को बुलाया और बोला कि अब आप भी हमला कीजिए, आपका मकसद एक ही है, आपने कम्युनिस्टों से पहले सिलवासा पे कब्जा करना है, तो आप कब्जा कीजिए। और इस तरह इनको ये राइट मिला कि ये जा सके अंदर। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था, जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे रिजर्व पुलिस के वहां के मिस्टर नगरवाला, उन्होंने क्लियरली कह दिया था बॉर्डर तक मेरी जिम्मेवारी है, इसके बाद मर भी गए तो तुम्हारी लाश जो है वो चील कौवे खा जाएंगे, लेकिन हम लेने नहीं आएंगे क्योंकि हमें अथॉरिटी नहीं है अंदर घुसने की, इस रिस्क पे जा सकते हो। तब ये लोग अंदर घुसे, लड़ाई चालू हुई। उन्होंने एक पिपरिया थाना लिया, एक नरोली थाना लिया। इन थानों में मुश्किल से 6-6, 7-7 पुलिस वाले थे, तो ये लोग तो उनसे ज्यादा ही थे तादाद में, इन्होंने उनको परास्त कर दिया। और 2-3 गुटों में थे, अलग अलग तरह से आए, वो कहानियां छोड़ दीजिए, वो किताब में सारी डिटेल है, मोटा मोटा ये है।
और ऐसा करते कि जो पिपरिया थाना था वो था सिलवासा के जस्ट बॉर्डर पे, और सिलवासा के और इसके बीच में एक पुल था केवल। तो इन्होंने उस पुल पे कब्जा कर लिया कि अगर वहां से आर्मी कभी आएगी भी इस तरह तो हम उनको उड़ा देंगे। और फिर इनके 2 खबरी थे सिलवासा थाने के अंदर, उनसे खबर मंगवाई कि अंदर क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि जो कैप्टन है वहां का, फिदाल्दो उसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटर का, उसने सारे थानों से पुलिस वाले सारे सिलवासा में मंगा लिए, क्योंकि उसे डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि थाने गिरते जा रहे हैं और कम्युनिकेशन कट गई है, तो उसको ये नहीं पता कि कितने लोग हमला कर रहे हैं। सो उसको लग रहा है इंडियन फौज आ गई। तो उसने अपने सिलवासा हेडक्वार्टर में सबको बुला लिया है और अपने पुलिस स्टेशन के सामने 16 फुट इंच ऊंची रेत की दीवार बना दी है, रेत के बोरियों की दीवार बना दी है, और उसमें से राइफलें और बंदूकें बाहर निकली है। तो इन्होंने ये समझ लिया कि अगर हम सामने से अटैक करेंगे तो ये तो हम 15 सेकंड नहीं टिक पाएंगे इनके सामने। 3-3 सब मशीन गन लगी हुई है वहां पे। तो इन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो इन्होंने एक चकमा देने वाली स्ट्रैटेजी बनाई। राजावो वाकणकर और गोवा के आजाद गोमांतक दल के एक सहयोगी ये मिलकर पूना गए, और पूना जाके हॉस्टल्स में गए, अखाड़ों में गए, आरएसएस की शाखाओं में गए, और एक दिन में सबको कहा, वहां के बच्चों को कहा कि देश का बहुत बड़ा काम है, आपने चलना है, जान भी जा सकती है, क्या है कहाँ है नहीं बताएंगे, किसी को खबर नहीं करनी, चलते हो क्या? उनकी इस आवाज पे 100 लोग तैयार हो गए। अच्छा। उन 100 लोगों को ये लोग पिपरिया लेके आए ओवरनाइट, एक दिन के अंदर अंदर, 1.5 दिन के अंदर अंदर। अब 100 तो आगे करेंगे क्या इनका? सही। उनमें से किसी ने कभी पिस्तौल राइफल नहीं चलाई। 8 वेपन आपके पास पहले है, 5-7-10 वेपन आपने उठा लिए अलग अलग चौकियों से जहां पे आपने कब्जा किया, लेकिन चलाने वाले तो आपके पास 15-20 से ज्यादा है नहीं, तो उनका करेंगे क्या? तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन जो हथियार बगैर हथियार के थे 100 लोग, और जो उनमें थे उनको 4 टुकड़ियों में बांट दिया। उस सिलवासा पुलिस चौकी को 4 तरफ से घेर लिया। 25-25 लोगों के ऊपर एक एक वेपन चलाने वाला हो गया, और उन 25-25 लोगों को कनस्तर दिए और दिवाली के पटाखे दिए, अच्छा। और बोला आपने केवल इसमें पटाखे फोड़ने हैं और भारत माता की जय, पुर्तगाली भाग जाओ, इंकलाब जिंदाबाद नारे लगाने, ताकि ये फीलिंग आए कि बहुत बड़ी फौज आ रही। तो ये उन्होंने प्रीवियस रात को शुरू कर दिया। जब प्रीवियस रात को उन्होंने शुरू कर दिया ये, तो पुर्तगाली कैप्टन को लगा कि यार कौन सी फौज आ रही है, इसमें इतने लोग हैं और अपनी एम्युनिशन हवा में फायर करते जा रहे हैं रात भर, तो मतलब कितनी बड़ी फौज है, कितना एम्युनिशन है इनके पास। वो घबरा गया, और घबरा के वो पीछे एक नदी थी, उसने अपने कोई 250 लोग थे वहां, 75 थाने में छोड़े और 175 डेमो के लेके नदी की पटली साइड चला गया, और वहां खड़ा हो गया कि मैं यहां से देखता हूं और फिर सिचुएशन के हिसाब से वापस हमला करूंगा। 75 रह गए उसमें। अब जब ये सब चला तो 2 अगस्त की सुबह 12 लोग जिन्हें वेपन चलाने आते थे वो पीछे से इस पुलिस चौकी में चढ़े, छत पर गए और एक निशान था, सफेद रंग का रुमाल डाला। जैसे वो सफेद रंग का रुमाल गया वैसे यहां से शोर शराबा और फायरिंग और शिवाजी महाराज जिंदाबाद और नारे शुरू हो गए। तो वो जो 75 अंदर थे वो चौकन्ने हो गए, सामने की तरफ देखने लगे। इतनी देर में इन्होंने छत पे चढ़ के ऊपर से बालकनी में छलांग लगाई, फर्स्ट फ्लोर के 12 जनों ने, और वहां जो 9 पुलिस वाले थे उनमें से एक को मार डाला, एक का हाथ काट डाला, बाकी सबको अरेस्ट कर लिया, और उन 75 को पीछे से हमला किया उनपे। जब पीछे से गोली आने लगी और हमला हुआ तो उनमें से 2-3 ने रेजिस्ट किया, और इतनी देर में इन लोगों ने पुलिस चौकी का पिछला दरवाजा खोल दिया, और जितने ये 100 शोर मचाने वाले थे सब नारे देते देते पिछले दरवाजे से अंदर आ गए। तो उन 75 को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी फौज आ गई, उन्होंने हथियार डाल दिए। इस तरह सिलवासा सरेंडर हो गया, ठीक है। और इसके बाद उस नदी के पीछे जो 175 खड़े थे, मेन तो वो थे, असली सोल्जर तो उनके मेन सोल्जर्स तो वो थे सारे। अब उनका क्या किया जाए? तो कैप्टन ने देखा यहाँ तो कुछ है ही नहीं फौज वौज, तो 10-12 लड़के चढ़े और ये बाकी तो ऐसे ही डंडे लेके आ गए हैं। तो उसने कहा सुबह चलते हैं, इनको सबको काट पीट के अपना कर लेंगे तैयारी। तो ये इनको भी आइडिया था इस बात का। तो इनमें से जो 12-14 कोर थे या 20-25 कोर थे लोग, कुछ खाने को नहीं था इनके पास, 2 दिन के भूखे थे, क्योंकि कहीं कोई रोटी, कोई लोकल आदमी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। कहीं बाजरे की एक रोटी मिली, कहीं प्याज मिला, ये खा के ये लोग नदी के इस तरफ 22-23 खड़े हो गए, और उस तरफ उनके 175 खड़े थे कि सुबह जाएंगे और इनको खत्म कर देंगे। अब ये 30 सेकंड नहीं टिकने थे उनके सामने। मर्सीफुली रात को बारिश बहुत हुई, और बारिश होने के कारण बहुत बड़ा फ्लड आ गया नदी में, सो वो इधर के इधर नहीं आ पाए। और जब 3 दिन तक खड़े रहे तो ये तो खड़े रहे डटे हुए, उसके सैनिक घबरा गए कि बारिश में कब तक खड़े रहेंगे जी, वो तो थे तो किराए के ही ना। तो उसने विड्रॉ किया और खानवेल करके एक जगह है, वहां पे उसने अपना स्टैंड ले लिया। खानवेल पुलिस चौकी में खासियत थी, वो थी तो 12 किलोमीटर दूर, लेकिन पहाड़ी पे थी, तो वहां से वो नीचे गोली मार सकता था। अब ये लोग 9-10 दिन तक रुके फ्लड रुकने के लिए, और फिर कि भाई पानी कम हो जाए,
पानी कम होने के बाद इन्होंने नदी पार की और उन लोगों को चेज किया। अब इसमें बहादुरी देखिए, पता है अपन 20-21 है, पता है अपने पास एमुनिशन कम है, 175 लोगों के पीछे भाग रहे, उनको जाके वहां सराउंड किया और 2 दिन तक फायरिंग चली। लेकिन इनकी गोली उनको लगती नहीं थी क्योंकि वो ऊपर थे और उनकी गोली इनको लग जाती थी। तो उन्होंने कहा ऐसा तो जितनी चलेगी। एक दिन बाद वो गए ट्राइबल्स के पास। तब तक क्या हुआ, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ट्राइबल्स ऑर्गेनाइज किए थे, जब ये कैप्टन विड्रॉ कर रहा था ना नदी से खानवेल तक, उन्होंने बीच में इन पर हमला किया, उन ट्राइबल्स ने अपने हथियारों के साथ। लेकिन ये तो ट्राइबल्स को इंसान ही नहीं समझते थे, ये डरे नहीं, इन्होंने सीधी मशीन गन ली और उन पर चला दी। तो उनके इतने लोग हताहत हुए कि वो लोग डिस्बैंड होकर भाग गए और कम्युनिस्ट पार्टी की सारी लीडरशिप जाके गांव में छुप गई। तो ये डिमोरलाइज पड़े थे ट्राइबल्स। तो ये लोग रात को उनकी जो रानी थी जेत्रुबेन घूम उसका नाम था, उसके पास गए। मतलब एक मुखिया थी, वहां की दबंग महिला थी बहुत ज्यादा, और उसको जाके बताया कि देखो आखिरी मौका है, ये लोग यहाँ बंद हैं, अगर आज भगा दिया तो आप आजाद, और नहीं भगाया तो जिंदगी भर इनके तलवे के नीचे, बताओ क्या चाहिए। तो वो उठी और ये 2 लोग घोड़े पे गांव-गांव गए और गांव-गांव से इन्होंने ट्राइबल्स को बाहर निकाला कि लास्ट मौका है, बाहर निकलो। वो ट्राइबल्स गांव-गांव से निकल के आए, कोई कट्टा लाया, कोई तीर कमान लाया, कोई लाइसेंस राइफल लाया, और इन सब ने मिलकर उसको पूरे को सराउंड किया। और ट्राइबल्स को मालूम था कि कहां से गोली चलाएंगे तो थाने के अंदर जाएगी। लोकल आदमी है ना, पेड़ों पे चढ़ गए, चर्च के ऊपर चढ़ गए, सब जगह जाके उन्होंने कंसर्टेड फायरिंग की। और अल्टीमेटली उन लोगों ने, वो इतने डरे कि उनके गवर्नर ने दमन से नेहरू जी का मैसेज भेजा इनडायरेक्ट वे से, स्पेन एम्बेसी के थ्रू, वे प्लीज हमारा सरेंडर करा दो। तो एक इंसान आया वहां से, एक भगुभाई भंडारी करके स्मगलर था, उसको एजेंट बनाया गया, उसने दोनों साइडों से बात की और कहा कि इनको सरेंडर करने दो। अब क्या है, बाहर वालों को पता है कि ये ट्राइबल तो 2-3 दिन में वापस चले जाएंगे और अपने पास एम्यूनिशन लिमिटेड है, जैसे ही हमारी एम्यूनिशन खत्म होगी अंदर से आके हमें मार देगा। अंदर वालों को लगता है कि ये बाहर खड़े हैं, पता नहीं इनके पास कितनी एम्यूनिशन है, हमारी खत्म हो गई तो अंदर आएंगे और ट्राइबल हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो दोनों साइड डरी बैठी थी, तो बोथ एग्रीड टू इट। तो इस तरह से वो फाइनली कैप्टन सरेंडर हुआ इंडियन टेरिटरी में, और 11 अगस्त को ये इलाका पूरी तरह से आजाद हुआ। ये इसकी पूरी कहानी है डिटेल में जो मैंने बताया। 11 अगस्त 1954 में आजाद हुआ, दिस इज द होल स्टोरी। और 15 अगस्त को वहां पे आजादी की लड़ाई, आजादी का दिन मनाया गया 15 अगस्त 1954 को, और पहला पिटिशन भारत सरकार को भेजा गया कि हम आपके अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। और ये लड़के जो थे सेल्फलेस थे। एक जना रुका चीफ ऑफ पुलिस बन के वहां पे, नाना काजरेकर, और एक विश्वनाथ लवांदे जी थे, वो बने वहां एडमिनिस्ट्रेटर। इन दोनों लोगों ने कहा हम कुछ दिन तक आपके साथ हैं, उसके बाद आप अपना राज खुद कीजिए और हम जा रहे हैं। और ये सारे के सारे हाथ झटक के एक पैसा भी वहां से लिए बगैर अपने अपने घर चले गए और इतिहास में विलीन हो गए। इतना उनका बड़ा सैक्रिफाइस था कि हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। और वो दोनों भी थोड़े दिन बाद छोड़ के चले गए। और वहां के जो लोकल पंचायत के लीडर्स थे, उन्होंने एक वरिष्ठ पंचायत बनाई, उसने राज चलाया, उसकी कहानी अलग से। सर जैसे कि जो पोर्चुगीज थे वो भी शायद यूरोपियन साइड से आए थे। जी बिल्कुल, वो भी यूरोप के ही थे। तो और ब्रिटिशर्स भी यूरोप से आए थे। तो इसमें गलती किसकी माननी जानी चाहिए कि इतने, मतलब 1947 में ही पूरा देश आज़ाद नहीं हुआ, कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था जो गुलामी में था। देखिए बहुत सारे हिस्से 1947 में गुलामी में थे। एक तो सिर्फ अंग्रेज गए थे 15 अगस्त को, ब्रिटिश एरिया सारे लिबरेट हो गए थे। कुछ स्टेट्स ने, बहुत सारे, अधिकांश स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो भारत में विलीन हो गए थे। कश्मीर नहीं हुआ था, हैदराबाद नहीं हुआ था, जूनागढ़ नहीं हुआ था। जूनागढ़ का नवाब जो है वो, वहाँ पे एक वोटिंग हुई जिसमें आज़ादी के बारे में लोगों ने कहा कि हम भारत में जाना चाहते हैं, तो वो भारत छोड़ के पाकिस्तान भाग गया, जूनागढ़ विलीन हो गया। कश्मीर में कबाइली घुसे जो कि एक्चुअली पाकिस्तानी फौजी थे, जब वो श्रीनगर के दरवाजे पे आए तो महाराज हरि सिंह ने एक्सेशन साइन किया, वो आज़ाद भारत में विलीन हुआ। और हैदराबाद 1948 में, जैसे मैंने पुलिस एक्शन के बारे में बताया, विलीन हुआ। तो 1948 तक सारी रियासतें विलीन हो गई, वो इलाका आज़ाद हुआ। फिर रहे फ्रेंच, और फ्रेंच के पास थोड़ा इलाका था, पौंडीचेरी थी, चंद्रनगर था, कुछ एरियाज कलकत्ता के आसपास थे, कराकल करके एक एरिया था, इस तरह थोड़े एरियाज थे। वो बातचीत द्वारा सुलझे, बातचीत की, उन्होंने प्लेबिसिट कराया, मतलब एक वोटिंग कराई पौंडीचेरी में। जब सब लोग भारत में आना चाह रहे थे तो उनकी संसद ने पास किया कि भारत को दे दीजिए, तो भारत में विलीन हो गए, रह गए सिर्फ पुर्तगाली। अब इनके पास था गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली। अब क्यों भारत ने सैनिक नहीं भेजे? भारत की सेना तो विशाल का थी, क्योंकि उस समय पुर्तगाल ने अपने संसद में एक कानून पास किया, उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं मैं, लेकिन अंग्रेजी में बताता हूं। दे डिफाइंड पोर्चुगल एज अ मल्टी कॉन्टिनेंट, मल्टी लोकेशन कंट्री।
अच्छा। यानी इन्होंने ये कहा कि पुर्तगाल जहां भी है, हमारी कोई कॉलोनी नहीं है, जहां पर भी हमारा आधिपत्य है वो पुर्तगाल ही है, हमारे देश का एक जिला है। तो इसका मतलब अगर आप इनमें से किसी इलाके पर हमला करते तो पुर्तगाल पर हमला माना जाता। ओके। और पुर्तगाल था नाटो का मेंबर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूएस भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, यूके भी, सब लोग थे। तो उनका कोर ये था कि अगर हम में से किसी एक पर भी हमला होगा तो हम सारे मिलकर उसके डटकर मुकाबला करेंगे उसका। तो नेहरू जी के दिमाग में उस समय ये था कि भाई कैसे मैं अपनी फौज भेजूं, अगर मैंने फौज भेजी और पूरा नाटो अगर आ गया लड़ने के लिए तो हमारे पास इतना अभी सामर्थ्य नहीं है कि हम नाटो के साथ लड़ सके। तब आज़ादी हुई थी, वो आज़ादी जस्ट हुई थी और वो कह रहे थे इतने देशों से हम नहीं भेज सकते इकट्ठा, तो इसीलिए उन्होंने अपनी फौज नहीं भेजी और इसीलिए पुर्तगाली वहां जमे रहे। फिर वो गए कैसे, क्योंकि इन लोगों ने दादरा नगर हवेली आजाद कराई। जब दादरा नगर हवेली आजाद कराई तो पुर्तगालियों ने अपने सारे नाटो के साथियों को बोला कि भाई हमें मदद कीजिए, जाके हमें वापस लेना है उसको। तो किसी ने उनकी ज्यादा मदद की नहीं, सिर्फ लिप सर्विस दी उनको। और पुर्तगाल ने फिर वर्ल्ड कोर्ट में एक केस किया भारत पर ओके। कि दमन और दादरा नगर हवेली के बीच में जो 35 किलोमीटर भारत का हिस्सा है उसमें से हमारी फौज को जाने का राइट ऑफ वे मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इलाके, हमारे मलकियत के इलाके हैं जिन पे कुछ लोगों ने, टेररिस्टों ने अटैक करके और उसको हमसे छीन लिया है। तो हमें उन टेररिस्टों से लड़ने की इजाजत होनी चाहिए क्योंकि इलाका हमारी मलकियत का है। उस समय ये केस चला जिसमें भारत सरकार ने एक एमसी सीतलवाद, बहुत सीनियर एडवोकेट थे, सॉलिसिटर जनरल भी रहे, उनको वहां पे भारत सरकार ने डिप्यूट किया। और डिप्यूट करके इन लड़कों ने जाके पुराने पेशवा दफ्तर के कागज निकाले पूना से, क्योंकि पेशवाओं से आई थी पुर्तगालियों के पास एक संधि के द्वारा, और वहां से उन्होंने निकाला कि पुर्तगालियों को पेशवाओं ने मलकियत नहीं दी थी, केवल वहां से महसूल वसूलने का अधिकार दिया था। यानी पुर्तगाली वहां मालिक थे ही नहीं, वो तरफ एजेंट थे पेशवा के। एक दूसरा ये कि जब पुर्तगाली पूरा महसूल नहीं दे रहे थे तो पेशवा जी ने एक डॉक्यूमेंट द्वारा उनका ये राइट भी कैंसिल कर दिया था। अच्छा। तीसरा, जो संधि हुई थी दोनों के बीच में जिसके द्वारा ये 72 गांव दिए गए, वो मराठी में हुई थी और वर्ल्ड कोर्ट में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन सबमिट किया गया था। और अंग्रेजी और मराठी के बीच में डिफरेंस था, मराठी वाले पे पेशवाओं के सिग्नेचर थे, अंग्रेजी वालों पे पुर्तगाल की महारानी के सिग्नेचर थे, दोनों पे किसी के भी नहीं थे। इसका मतलब वो संधि वैलिड ही नहीं थी। जब ये सारा वहां पेश किया गया तो वर्ल्ड कोर्ट ने भारत की तरफ से डिसीजन दिया कि यहाँ फौज नहीं जाएगी। तब भारत को पता चला कि इसी तरह हम गोवा दमन दीव में भी अगर फौज भेजेंगे तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और अब तो वर्ल्ड कोर्ट का डिसीजन हमारी तरफ से है। तब भारतीय फौज 1961 में गई और उन्होंने उसका आजाद कराया। तो 1954 और 1961 के बीच में बड़ी बात, दादरा नगर हवेली का क्या हुआ जी। ये लड़के तो वापस चले गए। एक वहां पंचायत है, वो पंचायत राज कर रही है, रास्ते बना रही है, स्कूल बना रही है, सब कर रही है। उसको मदद करने के लिए भारत सरकार ने कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को उनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनके पास भेजा। तो वो सरकार चला रहे हैं और बार बार पिटीशन लिख रहे हैं कि प्लीज हमें भारत में विलीन कर लीजिए, और बार बार नेहरू जी कह रहे नहीं भैया अभी नहीं। तो अल्टीमेटली 1954 से 1961 तक ये चला, और 1954 से 61 तक 7 साल तक जब तक कोर्ट में केस चला, दादरा नगर हवेली एक आजाद देश था। मतलब तब 3 सरकारें थी, एक भारत की सरकार, एक पुर्तगालियों की सरकार और एक दादरा नगर हवेली की आजाद सरकार। इट वॉज अ कंट्री, लेकिन वो एक ऐसा देश था जो भारत को बार बार कह रहा था प्लीज हम देश नहीं रहना चाहते, हमें मिला लीजिए अपने अंदर। और ये जब कोर्ट डिसीजन आया उसके बाद भारत सरकार ने उनको अपने आप में विलीन किया और वो भारत का हिस्सा बने, और उसके बाद गोवा दमन दीव पे हमला कर उसको ले लिया गया। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि 1961 में जाके सही से आज़ादी मिली, पूरा वो मर्ज हो गया। पूरा मर्ज 1954 से 1961 तक एक आजाद देश के रूप में वो लोग चलते रहे, जिसकी वरिष्ठ पंचायत उस पर राज्य कर। जी। तो भी इसके बीच में एक चीज और जो सुनने में आती है कि एक दिन के प्राइम मिनिस्टर वाला, हाँ वो थोड़ा सा आप बताओ। हाँ, पता क्या हुआ, वो 1961 तक एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां थे, भारत सरकार के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर टाइप, और वो मदद करते थे वरिष्ठ पंचायत को राज्य चलाने में देश के रूप में। अब 1961 में भारत ने संविधान संशोधन बिल तस्वा पास किया, जिसमें उन्होंने ये संसद को अधिकार दिया कि इन इलाकों को भारत में लेकर उनको एक सेल्फ गवर्निंग, एक क्या यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित कर दिया जाए। ये अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हुई एक्चुअली। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि भारत सरकार की तरफ से तो नेहरू जी है प्रधानमंत्री, वो किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं, तुम जाओ और भारत सरकार की तरफ से इस पर दस्तखत करो कि हमने आपको ले लिया। लेकिन वहां से हम आप में विलीन हो गए ऐसा साइन करने वाला कौन है?
वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। वो वरिष्ठ पंचायत एक इनफॉर्मल गैदरिंग है पंचों की, जो निर्णय ले रही है, सरकार चला रही है। कोई वहां ऑथोराइज इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं। तो अगर ऐसे में कोई साइन करे तो कल को उसको लीगल स्टैंडिंग क्या होगी? तो इसीलिए एक आईएएस अधिकारी थे केजी बदलानी, नेहरू जी ने उनको आईएएस से इस्तीफा दिलवाया और एक दिन के लिए दादरा नगर हवेली भेजा। सिलवासा में 14 अगस्त को वरिष्ठ पंचायत की एक बैठक हुई। उस बैठक में उस वरिष्ठ पंचायत ने उनको दादरा नगर हवेली, फ्री स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया और घोषित किया। और उनका एक ही काम था, 15 अगस्त को सुबह जाकर और इसकी आजादी को समाप्त कर दे। तो वो 14 अगस्त की शाम को प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त को अपना एकमेव कार्य किया कि उन्होंने जाके ये लिख के दे दिया कि मेरी आजादी खत्म, हम आप में मर्ज हो रहे हैं। और बाद में वो प्रधानमंत्री तो रहे ही नहीं, क्योंकि वो तो मर्ज हो गया, वो जाके वापस आईएएस में ज्वाइन हो गए। तो ये एक दिन के प्रधानमंत्री की कहानी है, विश्व में कहीं नहीं हुई है, पहली बार हुआ ये। इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई और इस इलाके को आजादी मिली। आज एक बहुत हरा भरा खुशहाल प्रदेश है भारत का ये। जी, जैसे कि इसमें थोड़ा सा आपके थॉट्स जानना चाहूंगा। जो कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी फ्रीडम के लिए, देश को आजाद करने के लिए, उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, अहिंसा से आजादी लेंगे, हमने सुना, हमेशा सुना है कि दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं उसके विरोध में नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मास मोबिलाइजेशन जो गांधी जी ने किया, जिससे हजारों लाखों लोग सड़क पर आए और उन्होंने वर्चुअली सरकारों को पैरालाइज कर दिया। अगर चाहे वो विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट हो, चाहे वो 60 सत्याग्रह हो, हर बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी। तो वो जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा था भारत की फ्रीडम स्ट्रगल का। गलती यहां होती है, हम ये बार बार ये प्रोजेक्ट करते हैं कि शायद वो ही एकमेव हिस्सा था, जबकि ऐसा नहीं था। उसके साथ साथ हमेशा ही सशस्त्र क्रांति भी साथ साथ चली है। चाहे वो मतलब काकोरी कांड रहा हो 1930-32 के टाइम का, जहां 4 लोगों को फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद की ने खुद को गोली मारी अंग्रेजों से लड़ते समय, भगत सिंह को फांसी हुई। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस में 38-40 में कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस्तीफा लिया, जर्मनी गए, पनडुब्बी में जापान पहुंचे, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। 1942 में वो इम्फाल तक पहुंचे, हार मान के 43-44 में, क्योंकि वो हार भी इसलिए हुई कि उनकी बहादुरी में, जाबाजी में कमी नहीं थी। जापान उस समय विश्व युद्ध हारने लग गया। इसके कारण जापान ने पीछे से उनको कुमक खाना ये नहीं भेजा, तो लोग वहां भूखे मरे, बिना कपड़ों के गए मरे। वहां पर उनके पास बेसिक दवाइयां नहीं थी, इसलिए चोट खाकर मरे। लेकिन इम्फाल में भारत के सरहद में पहला भारतीय झंडा अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन नेशनल आर्मी ने लगाया। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी डिसबैंड हो गई, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद जो है वो चिटागोंग अपराइजिंग हुई, उसके आसपास ही ईस्टर्न में, यहाँ पे वो चिटागोंग और उसके आसपास के कुछ प्रदेशों को एक मास्टर सरजू सेन थे, उनके अंदर चिटागोंग लिबरेशन आर्मी ने आजाद किया और 3 दिन तक अंग्रेजों के आर्मरी लूटी और उन राइफल्स और पिस्टल से घमासान लड़ाई लड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हार गए। बीच में गदर पार्टी ने बंदूकें इंपोर्ट करने की कोशिश की, उनके आपस के कुछ घर का भेदी लंका ढाए के कारण वो बंदूकें पिस्तौलें पकड़ी गई। और सबसे आखिरी जो सबसे मेजर संग्राम हुआ वो हुआ नेवल म्यूटिनी, जो हुई 1946 में। इस पर प्रमोद कपूर जी की एक बहुत अच्छी किताब है, वो जरूर आप पढ़े। 1946 में बंबई पोर्ट के अंदर बंदरगाह में जितनी रॉयल इंडियन नेवी के जहाज खड़े थे, उनके सारे जो सेलर्स थे, उन्होंने भारत सरकार की अंग्रेज अफसरों की बात मानने से इनकार कर दिया, अपने सारे अफसरों को भगा दिया और जितने जहाज थे वो सब जहाज बंबई को सराउंड करके खड़े हो गए, अपनी बंदूकें और तोपें बंबई के ऊपर तान कर। और उन्होंने ये कहा कि हम भारत को आज़ाद करना चाहते हैं। और एक डिमांड उसमें ये भी थी कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो आपने नेता पकड़कर रेड फोर्ट में आपने उनको बंद करके रखा हुआ है, उनको तुरंत रिहाई दी जाए और भारत आज़ाद हो। उस समय जितने ट्रेड यूनियन थे मुंबई के, वो भी उनको ज्वाइन हो गए। इसके अलावा एयरफोर्स में भी शुरू हो गया कि हम इनको ज्वाइन करेंगे। लेकिन उस समय मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस के नेताओं ने एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। इसमें सारे कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता थे, सरदार पटेल भी थे, नेहरू भी थे, सब लोग थे। इन्होंने उनको बुलाया और उनको कहा कि इस तरह से आज़ादी मिली जाती, आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपके इंटरेस्ट की देखभाल करेंगे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इनकी बात मानकर नेताओं के प्रेशर में आके सरेंडर किया, इन्होंने उनको छोड़ दिया। 200 नेवल सिपाही मारे गए,
और बाकी नेवल सिपाहियों को सिर्फ बदन पर जो कपड़े हैं वो लेके बिना किसी पेंशन, बिना किसी राइट्स के, बिना खाने पीने के अपने अपने गांव भेज दिया गया। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये 1946 में हुआ। लेकिन इससे हुआ क्या कि अंग्रेजों को ये डर लगने लगा कि एक तरफ तो ये असहकार्य आंदोलन चल रहा है, इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, इतना खर्चा हमको करना पड़ रहा है इनके ऊपर, इनको कंट्रोल करने में और सुचारू रूप से सरकार चलाने में। एक तरफ हमारी नेवी ने ही हमारे खिलाफ पिस्तौलें उठा ली और ये हिंसात्मक एक्टिविटीज का एक इतिहास तो चला ही आ रहा है। तो अगर ये आगे बढ़ा और कल को एयरफोर्स और आर्मी ने भी हथियार उठा लिए तो हमारे बचाने वाला कौन होगा? इसीलिए ये कहते हैं कि उस समय असहयोग आंदोलन और सशस्त्र आंदोलन, इन दोनों के चलते हुए भारत की कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस बहुत बढ़ गई। थे तो व्यापारी नफे नुकसान को दिखते थे कि इनसे हमें मिल क्या रहा है और हमें इस पे खर्च कितना पड़ रहा है। तो ये दोनों आंदोलन ऐसे चले कि इकट्ठे मिलके इन्होंने भारत पर राज्य करने की जो कॉस्ट थी, जो कीमत थी, वो बहुत बड़ी कर दी। और अंग्रेजों ने हिसाब लगाया कि भैया इसमें तो अपने को कुछ अब फायदा है नहीं, वो छोड़ के चले जाते, तो वो छोड़ के चले गए। तो एक तरह से मैं कहता हूं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी और सशस्त्र आइडियोलॉजी दोनों साथ साथ चली। गलती ये हुई कि जिन्होंने हथियार उठाए उनका जो योगदान था उसको हमने शून्य कर दिया। उसको हमने केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 2 पैराग्राफ हर किताब में, नेवल अपराइजिंग का जिक्र ही नहीं, चिटागोंग अपराइजिंग का जिक्र ही नहीं, भगत सिंह के ऊपर 2 पैराग्राफ, इस पर हमने उसको सीमित कर लिया और बाकी सारा का सारा सिर्फ असहयोग आंदोलन से हुआ है, ऐसा हमने कहा। ये उन लोगों के साथ सरासर जाती हुई है जिन लोगों ने हथियार उठाकर अपनी जान हथेली पर रखकर देश को आजाद करने के लिए सशस्त्र क्रांति की थी। तो ये थे दोनों साथ साथ, लेकिन बाद में इन पर बहुत अत्याचार, उनके साथ बहुत जाती हुई, ये मैं मानता। मतलब काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स हम देखते हैं ऐसे जिनको सही से रिकॉग्निशन नहीं मिला। इन लोगों को तो फ्रीडम फाइटर्स को रिकॉग्निशन की बात है। जो दादरा नगर हवेली में लड़े थे इनको तो फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना गया। एक तो ये था कि ये लड़के गए थे टोटली बिना किसी पर्सनल फायदे के, बिना किसी पर्सनल एजेंडे के, केवल देश का काम करने के लिए। इसीलिए 15 अगस्त की जब वहां पर 1954 में आजादी का एक परेड निकली, उसके बाद ये सारे अपने अपने घर चले गए और बिखर गए। उन्होंने कुछ नहीं किया आगे। वो चाहते थे कि एक्चुअली दमन पर भी हमला करें, दीव पर भी हमला करें और वहां के जहाज और वहां के सैनिक और आर्मी लेकर गोवा पर हमला करें, लेकिन वो होता नजर नहीं आया क्योंकि वहीं पे वो कोर्ट केस हो गया। गोवा से 1000 हबशी सैनिक उन्होंने दमन में भेज दिए, तो दमन पे हमला करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था उस समय। तो इसलिए उनका आगे का प्लान तो नहीं बना। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसकी आजादी ने उनकी आजादी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये बिल्कुल बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के गए थे। तो जब इनको बताया गया कि आप फ्रीडम फाइटर के रूप में आप एनरोल कीजिए, आप फॉर्म भरिए, आपको पेंशन मिलेगी, तो इन्होंने कहा हमने जान हथेली पे पेंशन लेने के लिए थोड़ी लगाई थी, हमने तो देश के लिए लगाई थी, हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इनको परसुएड किया कि आप फॉर्म तो भर के दो। तो जब इन्होंने फॉर्म भरे और वो फॉर्म दिल्ली पहुंचे तो इनको ये पूछा गया कि आप बताइए आप किस जेल में थे, क्योंकि ये क्राइटेरिया था कि जो जिस जेल में होगा जेल का सर्टिफिकेट लगेगा, तब आप फ्रीडम फाइटर मान के आपको पेंशन और राइट्स दिए जाएंगे। इन लोगों ने कहा जेल में हम कहाँ थे, हमने तो 175 लोगों को जेल में डाला था। तो उन्होंने कहा फिर आप फ्रीडम फाइटर नहीं हो, आप परिभाषा भी नहीं बैठते, आप फ्रीडम फाइटर नहीं हो, आप जाओ। और इस हालत में ये लोग कई साल तक रहे। फिर जब अटल जी की सरकार आई तो राम नाईक उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, वो पुणे बॉम्बे के थे, उनको कहानी पता थी, उन्होंने इन लोगों से फॉर्म भरवाए और तब इनको फ्रीडम फाइटर की रिकॉग्निशन मिली, वरना इनको रिकॉग्निशन भी नहीं थी। तो ऐसे बहुत लोग हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो जेल गया है वही फ्रीडम फाइटर कहलाएगा, ऐसा? जो हाँ असहयोग आंदोलन में जेल गया वो फ्रीडम फाइटर है, जिसने बंदूक उठाई वो फ्रीडम फाइटर ही नहीं, तो उसने किसने लड़ाई लड़ी भाई, है ना? तो इसलिए वो परिभाषा ही इनकी गलत रही, और परिभाषा केवल इसलिए गलत रही कि वो चाहते थे कि सिर्फ हमारे तरीकों को ही प्राइमेसी मिले। नेवल आंदोलन म्यूटनी को उन्होंने क्यों तोड़ा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सशस्त्र तरीके से आजादी आए, वो चाहते थे कि सारा क्रेडिट कांग्रेस को मिले, या सोचते थे कि तरीका यही सही है वो गलत है। लेकिन किया तो उनके साथ धोखा। वो राष्ट्रप्रेमी थे, है ना, देशभक्त थे, उनके साथ आपने धोखा किया और अपने राज्य की नींव बनाई। ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत अन्याय है। तो कहने का मतलब ये कि जो इस आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे, असहयोग आंदोलन वाली, बिल्कुल उसमें सम्मिलित नहीं थे, और उन लोगों के अलावा जितने भी लोग थे उनका नाम हिस्ट्री से हटा दिया गया। हाँ, मतलब जो सशस्त्र वाले थे उनका नाम हिस्ट्री से हटा दिया गया। और ये किताब उन लोगों की है जिनका उस पीरियड की हिस्ट्री को माने जाने के बाद भी कहीं नाम नहीं आया, ओके, इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। जैसे मैंने कहा ना कि सिनारी जी ने कहा, आई डिड माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ये ऐसे लोग थे, ऐसे महान लोग हैं ये। तो चूंकि इन्होंने कभी बात ही नहीं की, इनकी कहानी नहीं लिखी गई।
तो जब अल्टीमेटली ये कहानी लिख कर आई है तो आपको अचंभा होगा जान के कि सिलवासा में और दादरा नगर हवेली से मुझे फ़ोन आए हैं कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ पले बड़े हैं, हमने यहाँ इतिहास सीखा है, लेकिन ये कहानी हमें पता नहीं थी। तो वहाँ के लोगों को नहीं, वहाँ के लोकल लोगों को भी पता नहीं थी। मतलब मेरा सबसे टचिंग मोमेंट था, किताब 27 अगस्त को रिलीज हुई, 31 अगस्त को मुझे एक लड़के का फ़ोन आया लवाचा से, जहाँ से एक अटैक लॉन्च हुआ था, एक पार्ट जहाँ पे वो सुधीर फड़के जी ने म्यूजिकल प्रोग्राम भी किया था कि सर आई स्टे इन लवाचा। मैंने अमेजोन से, अखबारों में वहाँ बहुत कवरेज मिली, कोई 27 अखबारों ने कवर किया था इस लॉन्च को। तो उसने कहा कि मैं लवाचा का हूँ और यहाँ रहते हुए भी मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। आपकी किताब आई तो मैंने इंटरेस्ट के लिए मंगाई, बोले रात को 8 बजे पढ़नी शुरू की, मैंने सुबह तक वो किताब पढ़ ली और मैं सिर्फ इसलिए वेट कर रहा था कि आप जाग जाए तो मैं आपको फ़ोन करूँ। तो मैंने आपको फ़ोन किया और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इतिहास को आपने आके लिखा, ये तो हमें लिखना चाहिए। तो उस दिन मैंने ये प्लेज लिया कि मैं इस इतिहास को वहाँ घर-घर पहुँचाऊँगा और मैं जाकर वहाँ पर आजकल रेगुलरली कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो बुलाता है उसको लेक्चर्स देता हूँ इस टॉपिक पे। और मैंने एक अभियान चलाया है जिसमें जितने मेरे मित्र मैं उनको कहता हूँ, और ये मैं सोशल मीडिया पर भी इसको लॉन्च करने वाला हूँ कि आप चाहे एक 250 रुपये की किताब मुझे डोनेट कराइए। इतने की तो आप सैंडविच खा जाते हैं, गोलगप्पे खा जाते हैं एक दिन के अंदर। तो एक किताब मुझे डोनेट करके मेरे पास भेजिए, मैं ये किताबें इकट्ठी करूँगा और वहाँ के स्टूडेंट्स को फ्री में बाँटूँगा। तो इस अभियान के होते हुए मैंने ऑलरेडी 189 किताबें बाँटी हैं, 50-55 मेरे पास है और मैं और इकट्ठे कर रहा हूँ। और मैं अब 2 अगस्त को वहाँ जाऊँगा लॉ कॉलेज में लेक्चर देने, फिर मैं ये किताबें भी वहाँ पे बाँटूँगा, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जाएँ और लोगों को पता चले कि ऐसा कोई स्ट्रगल हमारे इतिहास का हुआ भी है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में जो आ रहा है अभी सर कि ना आज के जो सिनेरियो में थोड़ा-सा अगर हम देखें गांधी जी का और नेहरू जी का, इन दोनों की जो एक इमेज है वो विलन वाली बन चुकी है कहीं न कहीं। तो वो हीरो थे या विलन थे, ये मैं जानना चाहूँगा आपकी नज़र में? ये जिस तरफ से आप देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ देखिए ये चीज़ें राजनीति के साथ अदलती-बदलती है, जिसका राज आता है, जिसकी राजनीति उस समय ऊपर होती है, वो अपनी तरफ से नैरेटिव बनाता है। तो इसलिए जब तक नेहरू जी कांग्रेस का राज था, तब तक ये नैरेटिव बना रहा कि सशस्त्र क्रांति वाले सारे हैं ही नहीं, सिर्फ हम ही थे जिन्होंने किया। अब जब उनका राज चला गया तो ऐसा होने लगा कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं नहीं मानता कि दोनों में से कोई भी हीरो थे या विलन थे, ये सारे अपने पर ही काम कर रहे थे और दोनों ही में कहीं न कहीं कुछ न कुछ त्रुटियाँ तो थी। अगर गदर पार्टी ने जब बंदूकें मंगाई थी तो उनका ही आदमी था जिसने अंग्रेजों को खबर दी। उनके आदमी के कारण वो बंदूकें पकड़ी गई। तो कहीं न कहीं त्रुटियाँ तो सशस्त्र वालों में भी थी और इनमें भी थी। लेकिन दोनों मिलके चलते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन नहीं चल पाए तो फिर भी दोनों ने कंट्रीब्यूट किया इक्वली। इसलिए मैं नहीं मानता कि वो या तो हीरो थे या विलन थे, दोनों ही नहीं थे वो। वो अपनी भूमिका निभा रहे थे, दूसरे अपनी भूमिका निभा रहे थे। ये तो इतिहास बाद में जज करता है कि कौन इसमें से किसको हीरो डिक्लेयर करना है और किसको विलन डिक्लेयर करना है। और ये इतिहास जो लिखता है वो ये इस बात का निर्णय लेता है कि किसको क्या डिक्लेयर करना है। जैसे कांग्रेस ने निर्णय लिया कि इन लोगों को फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर ही नहीं करना, वैसे आज की राजनीति डिमांड करती है कि इनको विलन ही डिक्लेयर किया जाए। तो मैं नहीं मानता कि दोनों में से वो कुछ भी है, वो हीरो भी है, विलन भी है। उन्होंने अपना रोल निभाया, कहीं गलतियां भी की और बहुत बड़ी गलतियां की कि उन्होंने सशस्त्र सैनिक जो थे उनको निगलेक्ट किया कंप्लीटली, उनके सैक्रिफाइसेस को नहीं माना, उनके जो बलिदान थे उनके बलिदानों को ऊंचा नहीं देखा, बहुत बड़ी गलतियां की। लेकिन फिर भी विलन और हीरो डिक्लेयर करना एक वैल्यू जजमेंट है और मैं यहाँ बैठा वो नहीं लेना चाहता। वो आपका अपना अधिकार है, आपके राजनीतिक विचारों के आधार पे आप ठहरा सकते हैं कि वो क्या थे क्या नहीं थे। सबका अपना नज़रिया अपना नजरिया अलग अलग हो सकता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सही। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतना सब कुछ जान के मतलब कि मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा मुझे अपने लिए भी लग रहा है कि मुझे ये कहानी क्यों नहीं पढ़ी थी अभी तक। किसी को भी पता नहीं, आपका दोष नहीं। जी, तो मुझे कौन सी पता थी जब पहली बार मैंने सुना इसको। सही। लेकिन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो पॉडकास्ट के लिए, बाद में इसको लिखने के लिए सबसे पहले कि आपने ये स्टोरी वहाँ तक पहुँचाई है। और मैं तो लोगों से कहूँगा कि ये शायद हर किसी को पढ़नी चाहिए ये किताब और मैं बिल्कुल इसे पढ़ने वाला हूँ तो अच्छे से। थैंक यू। और मैं चाहूँगा हम जल्दी एक और एपिसोड के लिए कभी ना कभी फ्यूचर में ज़रूर मिले एंड हम मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका और बहुत पॉजिटिव है सर। बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइस। जय श्री राम। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।